हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विद बायोलॉजी। आज की हमारी इस वीडियो में हम अपना आगे का टॉपिक यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे प्रोटोजोआ में। हमने पिछली वीडियो में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था और प्रोटोजोआ के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन कि प्रोटोजोन्स में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन समझेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये एक्टिव रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन इज द एक्टिव रेगुलेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी फ्लूइड्स डिटेक्टेड बाय ऑस्मो रिसेप्टर्स टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस of the organism water content, that is it maintains the fluid balance and the concentration of electrolytes। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑस्मो रेगुलेशन जीव के शरीर के जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर का एक सक्रिय नियमन है, यानी कि जिसे ऑस्मो रेप्टर्स द्वारा पता लगाया जाता है कि जीव की, इसलिए ताकि जीव की जो जल सामग्री के होमोस्टेसिस को बनाए रखा जा सके। यानी कि यह इससे मतलब है कि शरीर के तरल पदार्थों को बहुत अधिक पतला या फिर केंद्रित होने से यानी कि क्लॉट होने से बचाने के लिए द्रव संतुलन और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों की एकाग्रता यानी उनके कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखता है। जो परासरण दाब है, परासरण द्वारा पानी के विलयन जो होते हैं एक से दूसरे विलयन में जाने की प्रवृत्ति का माप है। ठीक है, यहां तक समझे, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे समझाती हूं। आगे देखिए, द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन द मोर वाटर टेंड्स टू मूव इनटू इट। Pressure must be excreted on the hypertonic side of a selectively permeable membrane to prevent diffusion of water by osmosis from the side containing pure water. It means कोई भी लिक्विड है, कोई भी घोल है, उसमें उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा पानी उसमें चला जाएगा। यानी कि शुद्ध पानी वाली तरफ से ऑस्मोसिस जो है, पानी के जो बहाव है, उसका जो प्रसार है, उसको रोकने के लिए जो पारगम में झिल्ली होती है उसके पक्ष पर दबाव डाला जाएगा। ठीक है, किसी भी जितना भी किसी घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जो ऑस्मोसिस है ये पानी को रोकने के लिए उस पर दबाव डालेगा। आगे देखिए कि मान लीजिए चलिए ऑस्मोटिक जो बैलेंस है इसका वो पर आवर या फिर डेली में हो सकती है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पर आवर भी हो सकता है या रोज भी हो सकता है। हो सकता है कि रोज 1 घंटा हो, फिर 2 दिन छोड़कर 1 घंटा हो, या फिर हो सकता है कि डेली थोड़ा थोड़ा हो। तो ऐसा है, मान लीजिए एक जानवर है, आमतौर पर ये लंबी अवधि में एक ऑस्मोटिक स्थिर अवस्था में होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। जलीय और स्थलीय वातावरण में ये जीवों को अपने शरीर के तरल पदार्थों में पानी की मात्रा को बनाए रखते हैं। इन्हें बनाए रखना भी चाहिए। जैसे कि इसमें मान लीजिए त्वचा और गुर्दे हैं, ये जो अंग है इनके माध्यम से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, अन्य पदार्थों से छुटकारा पाना भी शामिल है इसमें, जो रक्त होने पर जमा विषाक्त हो जाएंगे। यानी कि ऑस्मोटिक संतुलन जो है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन जो है इनका, ये पर डे और डेली होना चाहिए इनके अंदर। ठीक है, जैसे कि त्वचा और गुर्दे वगैरह के माध्यम से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं तो नाइट्रोजन, कचरा और हार्मोन जैसे अन्य पदार्थ जो होते हैं वो सब निकल जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और इसके आगे बात करते हैं। देखिए, जो ये ऑस्मो रेगुलेशन है ये सभी में होता है। ह्यूमंस में भी होता है, ओके, प्लांट्स में भी होता है, ठीक है, एनिमल में होता है। रेगुलेटर एंड कन्फर्म्स ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, मरीन मैमल, टेलियोस्ट, हर प्रोटिस्टा में, बैक्टीरिया में, हर चीज में होता है। तो हमें जो हमारा ऑस्मो रेगुलेशन है, जो हमारा टॉपिक है, हमें उस पर समझना है, यानी कि हमें ऑस्मो रेगुलेशन प्रोटोजोआ में समझना है। ठीक है, ह्यूमंस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं कि ह्यूमंस में कैसे ऑस्मो रेगुलेशन होता है। देखिए, किडनी जो है, किडनी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, ह्यूमंस में ये हमें पता है कि किडनी जो है वो उत्सर्जन में सहायता करती है, यानी किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा, किडनी से जो भी एक्सक्रीशन है वो होता है। तो किडनी प्ले करती है बहुत ही लार्ज रोल ह्यूमन ऑस्मो रेगुलेशन में। ठीक है, कैसे प्ले करती है ये मैं बताती हूँ आपको।
देखिए, मान लीजिए उदाहरण के लिए हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में ऑस्मोरेप्टर्स द्वारा पानी की जो क्षमता होती है उसकी कमी का पता लगाया जाता है, ठीक। पिट्यूटरी ग्रंथि से एक हार्मोन होता है रिलीज, जो होता है वो है एडीएच हार्मोन, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से एडीएच हार्मोन जो है ये रिलीज को उत्तेजित करता है, ताकि जो एकत्रित उनमें जो उनकी नलिकाएं हैं, उनकी दीवारों की जो पारगम्यता है उसे बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसलिए बहुत अधिक पानी को उत्सर्जित होने से, मतलब एक्सक्रीट होने से पानी को रोकने के लिए जो हमारी किडनी होती है उसमें तरल पदार्थ से पानी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो फिर से रीएब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ताकि हमारे पानी है वो पूरा एक्सक्रीट होके ना निकले, ठीक। किडनी चैप्टर में ये देखिएगा, किडनी चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है कि कैसे है। यहाँ पे हम ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ रहे हैं अपना प्रोटोजोआ में, ठीक है। मान लीजिए, चलिए मैमल्स का मैं बता देती हूँ। जो मरीन वाटर वाले जो होते हैं उनमें क्या होता है, और जो उनका आकस्मिक अंतर्ग्रहण होता है उनमें, ठीक है, और आहार, नमक, इलेक्ट्रोलाइट्स के होम्योस्टैटिस को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये होते हैं मरीन वाटर एनिमल्स में। स्थलीय जो स्तनधारी होते हैं उनके बीच गैर भालू होता है, उनके विपरीत पिन्नीपेड्स और सीतासियन के गुर्दे संरचना में लोब के रूप में होते हैं, ठीक है। अधिकांश ये जो अन्य जलीय स्तनधारी हैं इनकी बजाय जो मैनेट होते हैं वो अक्सर ताज़ा पानी पीते हैं, और समुद्री उदबिलाव जो होते हैं वो खारा पानी पीते हैं। तो ये था ह्यूमन और समुद्री स्तनधारियों का। अब हम इसके आगे अपनी बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो है हमारा प्रोटोजोआ में ऑस्मोरेगुलेशन। चलिए हम अपने प्रोटोजोआ के ऑस्मोरेगुलेशन पर आते हैं। ये देखिए, ये प्रोटोजोआ का डायग्राम, ठीक है। ये ऑस्मोरेगुलेशन या फिर होम्योस्टैटिस भी कहते हैं इसे, ये है प्रोटोजोआ में। इसका ऑस्मोरेगुलेशन क्या है ये समझिए। देखिए, द फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ एनिमल्स विल फेस अ प्रॉब्लम विद एक्सेस ऑफ वाटर दैट एंटर्स इनटू द बॉडी बाय ऑस्मोसिस। यानी कि जो प्रोटोजोआ एनिमल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है जब इनको इतनी प्रॉब्लम होती है जब इनकी ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर जो है इनकी बॉडी में एंटर करता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर बैलेंस इन द बॉडी इज मेंटेन्ड इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा जो पानी का बैलेंस है इनका वो बना रहे, वो मेंटेन रहे, उस प्रोसेस को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। इन प्रोटोजोअन एनिमल्स ऑस्मोरेगुलेशन इज कैरीड ऑन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। प्रोटोजोअन एनिमल में जो ऑस्मोरेगुलेशन है वो कैरीड ऑन यानी कि कैरी रहते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा प्रोटोजोअन एनिमल में ऑस्मोरेगुलेशन होता है। इन मरीन प्रोटोजोअन्स एंड पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट। यानी मरीन के जो समुद्र में जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं। अमीबा में ऑस्मोरेगुलेशन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करता है बॉडी में, और उसके बाद ये सरफेस और रप्चर पर पहुंच जाता है। ये क्या करता है, एक्सेस करता है वाटर पर, ठीक है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद सरफेस पे पहुंच जाता है, ठीक। जितने भी अलवर जलीय अमीबी और अन्य प्रोटोजोआ होते हैं वो जल की जो अनावश्यक मात्रा है उसे निकालने के लिए कुंचनशील रिक्तिका के रूप में इनमें एक विशेष प्रबंध बना होता है, इनमें प्रबंध होता है, एक अरेंजमेंट होती है इनमें। ये रिक्तिका जो है ये आवश्यकता से अधिक जल जो होता है उसको निरंतर बाहर खींच देती है, ठीक। इसके द्वारा अमीबा और अन्य प्रोटोजोआ जो है वो शरीर मतलब इनका शरीर जो है वो भर कर, मतलब बहुत ज़्यादा अगर पानी भर जाएगा तो इनका शरीर फट जाएगा। तो ये जो इनकी कुंचनशील रिक्तिका होती है, सकुंचनशील धानी होती है, इसकी वजह से इनका शरीर जो है वो जल से भरकर फटने से बच जाता है, ठीक है। नियमित अलग अलग समय पर ये बाहर की ओर फटकर नष्ट होती है, फिर बन जाती है, फिर नष्ट होती है। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, और ये जो प्रोसेस है इस अवस्था को सिस्टोल कहते हैं। और पुनः फिर ये प्रकट हो गई तो डायस्टोल, ठीक। प्रोसेस जो है ये फटकर नष्ट हो गई तो सिस्टोल, और फिर बन गई तो डायस्टोल, ठीक है। डायस्टोल में पहले बहुत सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं जल की नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में होती हैं, ठीक। उसके बाद है
ये जो रिक्तिकाएं हैं ये पता है एक निश्चित सीमा तक वृद्धि के बाहर, मतलब शरीर के जो पीछे का भाग है उसमें सतह की ओर फट के पहुंच जाती हैं, उसके बाद फटती हैं। ये इसकी सिस्टोल प्रावस्था होती है। इलेक्ट्रॉन में उसमें माइक्रोस्कोप में आप इसको देखेंगे तो इसके चारों तरफ इसका माइटोकॉन्ड्रिया का घना जमाव दिखाई देता है। ठीक है, जब इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इससे हम ये समझ पाते हैं कि जो रिक्तिका है उसके द्वारा जल संतुलन की क्रिया एटीपी की ऊर्जा का काफी व्यय होता है। जल संतुलन की क्रिया में एटीपी का काफी ऊर्जा व्यय होता है। हिंदी में एमएससी में हिंदी को ट्रांसलेट करके बताना बहुत मुश्किल है। आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में ज़्यादातर समझ में आए, क्योंकि लिखना आगे इंग्लिश में ही है। निरंतर ये जो प्रक्रिया होती है, फिर कोशिका द्रव्य से इसमें बहुत ज़्यादा जल आता है, तो जल में जो उत्सर्जी पदार्थ घुले होते हैं वो अमोनिया होते हैं। ठीक, फिर है इसके आगे परिचय परिभाषा वगैरह तो कल बता ही दी थी। प्रोटोजोआ में समझ गए आप ऑस्मोरेगुलेशन। थोड़ा सा एक चीज़ और समझेंगे, बैक्टीरिया का ऑस्मोरेगुलेशन। बैक्टीरिया में ये कैसे होता है? देखिए, जो बैक्टीरिया होता है ना उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक, या फिर मान लीजिए छोटे छोटे कार्बनिक विलय होते हैं, तो उस इलेक्ट्रोलाइट्स को ये लोग ट्रांसपोर्टर होता है इनके शरीर में, उसी के थ्रू मतलब जमा करके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका ये मतलब जवाब देते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि इनकी जो गतिविधियां होती हैं वो परासरण में वृद्धि से प्रेरित होती हैं। बैक्टीरिया जो है ऑस्मोलाइट्स और एंजाइमों के जो जीन एनकोडिंग है उस ट्रांसपोर्ट को भी चालू कर सकते हैं। ठीक है, ये था बैक्टीरिया का ऑस्मोरेगुलेशन। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बाकी सबका ऑस्मोरेगुलेशन, क्योंकि प्रोटोजोआ ऑस्मोरेगुलेशन मेन है इसमें प्रोटोजोआ के बारे में। तो ऑस्मोरेगुलेशन आज हो गया यहाँ तक। ऑस्मोरेगुलेशन का डायग्राम देख लिया आप सभी ने। अब आगे नेक्स्ट की वीडियो में हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्रोटोजोआ का, कि इसमें कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं और कैसे कैसे इसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो यहाँ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल बिल्डिंग विद बायोलॉजी के साथ। थैंक यू। इस सभी जो ऑस्मोरेगुलेशन में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया, जो कुछ भी बताया है, इस सब का नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। आप टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा PDF मिल जाएगा, पूरे लिखे हुए नोट्स, जो आपको लर्न करने में भी हेल्प करेगा। थैंक यू।